तो लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हमने यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ा था, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। आज हम भारत स्वतंत्र होने के बाद जो दूसरा शिक्षा आयोग बना है, जिसको हम एजुकेशन कमीशन या कहें कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इस कमीशन की अध्यक्षता मुदालियर द्वारा की गई थी, तो इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग क्या है, क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, आइए उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो इस कमीशन के, इस आयोग के चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर ए लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वे थे, और उन्हीं के नाम पर इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। बाकी भी बहुत सारे नाम हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नहीं रहते हैं। मेरिट्स ऑफ कमीशन, क्या मुख्य विशेषताएं हैं इस कमीशन की, या इस आयोग के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी कदम हमारी शिक्षा में उठाए गए। तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जो शिक्षा का स्वरूप है वो अब थोड़ा परंपरागत से हट करके गतिविधि आधारित होने लगा। स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन, अब कृषि शिक्षा पर अधिक बल दिया जाने लगा। हालांकि कृषि शिक्षा के संबंध में राधाकृष्णन आयोग ने भी अपनी सिफारिशें रखी थी, बट उन पर उतना अमल नहीं किया जा सका। डिस्कशन ऑफ एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस पर इन्होंने चर्चा की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, छात्र केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करने की इन्होंने सिफारिश की। इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स सैलरी एंड पोजीशन, तो शिक्षकों के वेतन और उनके जो प्रतिष्ठा है, जो उनके पद हैं, उनमें सुधार करने की भी इन्होंने सिफारिश की। ये समान सिफारिश शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा स्तर पर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा भी की गई थी, किंतु वो जो शिक्षा आयोग था वो पूर्ण रूप से उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था। वहां पर माध्यमिक शिक्षा को अधिक बल नहीं दिया गया, अधिक महत्व नहीं दिया गया। को करिकुलर एक्टिविटीज, जो सह पाठ्यक्रम सहगामी जो गतिविधियां होती हैं, उनको भी सम्मिलित की जाने की बात इसमें कही गई है। करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो आप किसी एक कक्ष विशेष के लिए पाठ्यक्रम बनाते हैं, पाठ्य वस्तु को पूर्ण करने के लिए। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से तो आपकी विषय वस्तु से नहीं होता है कक्षा की, किंतु बच्चे के अन्य पक्षों के विकास से संबद्ध होता है, जैसे म्यूजिक, डांस, योगा या स्पोर्ट्स आदि। नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बाहरी परीक्षाओं पर अधिक बल नहीं दिया जाता था या नहीं दिया जाने लगा। स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल्स, ऐसे विद्यालयों जो सिर्फ शिक्षा के लिए ही केंद्रित ना हो, बल्कि उसके अलावा अन्य विकास भी बच्चे कराएं, ऐसे विद्यालयों पर अधिक बल दिया जाने लगा। सजेशन ऑन ओपन टेक्निकल स्कूल्स नियर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के बगल में या उसके आसपास कुछ तकनीकी संस्थानों को खोलने की भी सिफारिशें की गई। देखिए, हमारा जो वर्तमान शिक्षा नीति अभी बनने वाली है या लागू होने वाली है, उसमें भी ये सिफारिश की गई है कि बच्चों को जिनको तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, उनको जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर अधिक से अधिक समय तक इंटर्नशिप करने के मौके दिए जाएं। ठीक है, ऐसी कई सारी सिफारिशें हर आयोग में, हर नीति में की गई है, ताकि बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ, थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज या कहें कि व्यवहारिक ज्ञान भी हो सके। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, तो इसके संबंध में कुछ बातें देख लेते हैं। 23 सितंबर 1952 के दिन ये जो आयोग है उसका गठन किया गया। गठन करने का श्रेय जाता है जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको, क्योंकि CABE, कैब इसको हम कहते हैं। ठीक है, कैब के संबंध में भी चर्चा हमने करनी है आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स में, तो तब हम देखेंगे इसको। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ये प्रपोजल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक आयोग सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी गठित किया जाना चाहिए, और उन्हीं की सिफारिशों पर यह आयोग गठित किया गया। द एरिया ऑफ वर्क एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कमीशन वर
to inquiry into and report on the present position of secondary education in India. भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, इसके संबंध में एक इंक्वायरी बैठाई जाए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ठीक है। इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन। तो माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत जो शिक्षा हमारी होती है, उच्च शिक्षा के साथ क्या संबंध हो सकता है, इस पर भी चर्चा की जाए। एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, कैसा उसका संगठन होना चाहिए, यानी संरचना होनी चाहिए, और क्या क्या पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु उसमें होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत, ये भी बात इसमें रखी गई। द इंटर रिलेशन of secondary schools of different types and other allied problems so that a sound and responsibly uniform system of secondary education suited to our needs and resources may be provided for the whole country। तो अब क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षा है, उसके विविध प्रकार के जो विद्यालय हैं अलग अलग, उनके आपसी जो संबंध हैं उन पर गौर किया जाए। जो समस्याएं मुख्य रूप से देखी जा रही हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि पूरे भारतवर्ष में आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हो सके। मतलब जैसी शिक्षा उत्तराखंड में दी जा रही है वैसी ही शिक्षा साउथ के किसी एक राज्य में भी दी जाए, मतलब कि पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा समान रूप से दी जानी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई। रिपोर्ट ऑफ कमीशन। अब कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 244 पेजेस में लगभग 14 से 15 चैप्टर्स में डिवाइड करके 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की गई। ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, और इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई, ये आप लोग देखिएगा। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी कमीशन की, किसी भी आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उनको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में आपके किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पर आयोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर सिफारिशों को ही अधिक ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। आपको परीक्षा में प्रश्न दे देगा कि मुदाले निम्न में से कौन सी सिफारिश मुदाले आयोग द्वारा नहीं दी गई थी। तो अगर आपने सारी सिफारिशें पढ़ी हैं अच्छे से तभी आप उसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आर, मुदाले आयोग ने बताया कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं। तो कमियां देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन इज बुकिश, मोनोटोनस एंड स्टीरियोटाइप। जो माध्यमिक शिक्षा है वो पूरी तरह से किताबों पर आधारित है। बच्चे किताबों को रट लेते हैं, किताबों में लिखे गए प्रश्न उत्तर याद कर लेते हैं और कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। मोनोटोनस है क्योंकि शिक्षक जो चाह रहा है वैसा ही पढ़ा रहा है, वो कोई भी आउट नॉलेज बच्चे को नहीं दे रहा है। बच्चे का जो किताबी ज्ञान है उसको उसके दैनिक जीवन से संबंध नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टीरियोटाइप भी हो जाती है, रूढ़िवादी तरीके से इसको दिया जा रहा है। इट इज नॉट सुटेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। तो क्योंकि एक ही तरीके से आप शिक्षा दे रहे हैं तो उस तरीके से दी गई शिक्षा हर तरह के, हर स्तर के बच्चे के लिए तो कारगर नहीं हो सकती। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, उसको अलग तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसकी समझ का विकास सामान्य रूप से होता है, ना ही वो बहुत तीव्र बुद्धि का है और ना ही वो बहुत डल है, उसकी शिक्षा अलग तरीके से होनी चाहिए। और उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ मानसिक अक्षमता के साथ कक्षा कक्ष में बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी उपयुक्त साधन या विधियां होनी चाहिए जिससे कि हर वर्ग के बच्चे को समान रूप से शिक्षा मिल सके। तो वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कई सारी ऐसी सिफारिशें रखी गई हैं। आप लोग एनसीएफ जब पढ़ेंगे इसके आगे तो वहां पर आपसे इस संबंध में चर्चा की जाएगी। ठीक है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशल चाइल्ड का, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा कैसी की जानी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और ये सभी जो टॉपिक हम कवर करेंगे तो वहां पर ये सारी चर्चाएं हमारी खुद ही आ जाएंगी। ठीक है। तो वहां पर ये डिस्कस हम कर लेंगे। फिलहाल ध्यान देते हैं सिर्फ रिकमेंडेशंस पर। इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ, ये जीवन से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है। It does not develop the all-round personality of a student.
क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान दे रही है और पूरी तरह से ये जीवन से संबद्ध नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये बच्चे के संपूर्ण विकास में किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड मोर स्ट्रेस ऑन एग्जामिनेशंस। जो टीचिंग मेथड है वो पूरी तरह से क्या है, डिफेक्टिव है, और साथ ही साथ ध्यान जो है पूरा वो सिर्फ एग्जामिनेशन पे दिया जाता है कि बच्चा जो कंटेंट पढ़ रहा है बस उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर वो दे सके, इतना ही। तो परीक्षाओं पर इनका ज्यादा फोकस रहता था, बच्चे ने जो पढ़ लिया है वो बस उसका उत्तर जो है वो दे दे प्रश्न का सही से, तो इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे को सब कुछ आता है, ये वहां शिक्षक मान लिया करते थे। बच्चे की समझ का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था। इट इज वन साइडेड एंड प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर एग्जाम ओनली। क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफा थी, इसमें सिर्फ एक ही फोकस किया जा रहा था कि जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बच्चा उस कंटेंट को कंठस्थ कर ले, उसकी समझ का विकास हो या उसके चिंतन स्तर का विकास हो, इस पर ज्यादा बल नहीं दिया जा रहा था। देयर इज नो वोकेशनल एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर किसी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, सिर्फ परंपरागत शिक्षा जो है या जो अकादमिक शिक्षा है उस पर ही बल दिया जा रहा था। रिजिड टाइम टेबल डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। एक ऐसा टाइम टेबल बना दिया गया था, समय सारणी बना दी गई थी कि जिसमें बच्चे को किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि बच्चा अपने जो भी उसकी क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित कर सके। कंपल्सरी इंग्लिश इन ट्यूटरिंग फॉर वीक स्टूडेंट्स। कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया था, जिस कारण से ऐसे बच्चे जिनका अंग्रेजी में ज्ञान कम है वे शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनकी समझ का उतना विकास नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए। मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, नो प्रोविजन फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग। सभी बच्चे क्लास में ही पढ़ा कर रहे थे, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था कि बच्चों को किसी प्रकार के स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जाने का अवसर नहीं मिल पाता था। तो स्पोर्ट्स के लिए या कहें कि खेल के लिए और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया था। तो ये थे कुछ डिफेक्ट्स, कुछ कमियां जो कि आयोग ने अपने निरीक्षण के दौरान पाई, और उसके बाद इन्होंने कुछ जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, और कैसी शिक्षा होनी चाहिए निर्धारित करने के बाद वो शिक्षा कैसे लाई जा सकती है, उस पर इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर जो जनतांत्रिक मूल्य हैं उनका विकास करना है, और जनतांत्रिक मूल्यों में भी सबसे पहला हमारा जो ध्यान है वो रहना चाहिए बच्चों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों पर। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनको क्या-क्या अधिकार मिले हैं, ताकि वो अपने अधिकारों से वंचित ना रहें, और ना ही अपने किसी साथी या किसी दूसरे व्यक्ति को उनके अधिकारों से वंचित होने दें। साथ ही साथ बच्चों को अपने राष्ट्र के लिए क्या-क्या कर्तव्य मिले हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन बच्चे करें, इसके लिए बच्चों को मौलिक कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। इनिशिएशन इनटू आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला सिखाने का भी उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए, ताकि बच्चा जीवन के किसी भी क्षण में किसी प्रकार से डिमोटिवेट ना हो, निराश ना हो, और वो हर क्षण, चाहे वो किसी भी कठिनाई से गुजर रहा हो, उसमें खुश रह सके। तो इस प्रकार का आर्ट ऑफ लिविंग बच्चों के अंदर आना चाहिए, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का विकास करना सदैव ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है। आप खुद देखते हैं, जितना आप सीखते हैं, जितना आप शिक्षित समाज में रहते हैं, उतना ही आपका व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। बच्चों के अंदर व्यावसायिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने अकादमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कुछ रोजगार भी कर सकें। एजुकेशन फॉर लीडरशिप। बच्चों को नेतृत्व करने योग्य बनाना शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पैट्रियोटिज्म। बच्चों में सच्ची राष्ट्रभक्ति विकसित करनी चाहिए। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब मुताले आयोग के अनुसार शिक्षा का पैटर्न कैसा बनाया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 7 ईयर। तो जो माध्यमिक शिक्षा है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11th to 17th ईयर।
और ये शिक्षा 11 वर्ष के बालक से या बालिका से 17 वर्ष के छात्र तक के लिए होनी चाहिए। 11 वर्ष का जो छात्र है वहां से लेकर के 17 वर्ष तक यानी कि 7 वर्ष की शिक्षा दी जानी चाहिए। इट सजेस्टेड टू एंड इंटरमीडिएट कॉलेज एंड मर्ज क्लास 11 विद सेकेंडरी स्कूल्स एंड क्लास 12th विद बीए। इनकी एक और सिफारिश थी, ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछी जाती है परीक्षाओं में, कि इन्होंने ये कहा कि 11th क्लास को तो आप माध्यमिक के साथ मर्ज कर दीजिए। तो 9th 10th 11th पूरा जो होगा आपका माध्यमिक के अंदर आ जाएगा, और जो 12th क्लास है उसको आप बीए के साथ मर्ज कर दीजिए, वो बीए फर्स्ट ईयर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 11th और 12th का जो स्पेशल पैटर्न चल रहा है उसको पूरी तरह से आप डिमोलिश कर दें। कमीशन डिवाइडेड सेकेंडरी एजुकेशन इनटू टू पार्ट्स। कमीशन ने, आयोग ने जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है, उसको दो भागों में विभाजित किया। पहला था जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 3 वर्ष की शिक्षा रखी गई। ठीक है, 1 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंटर इन यूनिवर्सिटी। Students who passed pre-university should be allowed to enter in professional courses. Multi-purpose schools should be established to take care of various abilities of student. तो इस तरह से इन्होंने ये निर्धारित किया कि जो शिक्षा है उसमें जो 3 साल की जो डिग्री कोर्स होता है वो सम्मिलित किया जाना चाहिए। हाई स्कूल की जो शिक्षा है उसको उसके 1 वर्ष को प्री यूनिवर्सिटी के कोर्स के रूप में चलाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो बच्चे इस परीक्षा को पास कर लेते हैं या प्री यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है उसे पास कर लेते हैं, तो उनको किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करने की परमिशन मिल जानी चाहिए। और मल्टीपर्पज स्कूल को चलाने की आवश्यकता इन्होंने बताई। टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ये कहते हैं, तकनीकी शिक्षा के संबंध में इनके विचार हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्कूल शुड बी ओपन along with सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे तकनीकी विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता देखी जा रही है जो कि केंद्रीय तकनीकी संस्थान से संबद्ध हो। ठीक है, और उनकी नीतियों के आधार पर इन तकनीकी विद्यालयों को खोला जाए। Such institutions should be opened near factories so that students take care practical training। और ऐसे विद्यालयों को सदैव फैक्ट्रियों के आसपास खोला जाए ताकि बच्चा सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षा भी आसानी से ले सके। इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस शुड बी लेविड ऑन इंडस्ट्रीज टू फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन। और जो ये तकनीकी शिक्षा संबंधी जो कर है वो भी लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अदर टाइप ऑफ स्कूल्स, अब और कितने प्रकार के स्कूल हो सकते हैं, तो देखिए, पब्लिक स्कूल शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड एज सेकेंडरी स्कूल आफ्टर 5 years। The boys and girls should be provided same education through co-education, but there should be provision of home science teaching for girls। Girls schools should be opened in the area where required। तो पहली बात तो ये कि जो पब्लिक स्कूल हैं उनको 5 साल के बाद रिकंस्ट्रक्ट करना अनिवार्य होना चाहिए। लड़कों को लड़कियों को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके लिए कोएड एजुकेशन हो, यानी कि एक ही विद्यालय में लड़के लड़की दोनों पढ़ सके। ठीक है, और कोशिश की जानी चाहिए कि लड़कियों के लिए होम साइंस की शिक्षा की जाए। साथ ही साथ लड़कियों के लिए ऐसे स्थानों में स्कूल अनिवार्य रूप से खोले जाए जहां पर अत्यंत आवश्यक हो। करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम के संबंध में ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए विच कैन बी रिलेटेड विद इंटरेस्ट नीड एंड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, जो कि बच्चों के रुचि, आवश्यकता और उनके जीवन के आधार पर निर्मित किया जाए। इट शुड बी सच दैट इट कैन ट्रेन द स्टूडेंट्स फॉर वर्क एंड लेजर बोथ। ये बच्चों के लिए खुशी, सुख और जो कार्य हैं वो दोनों में ही उनको प्रशिक्षित करे। ठीक है,
प्रोडक्टिव वर्क्स शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, ऐसे कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिससे कुछ उत्पादक हो सके। जैसे कि अगर आप बच्चे को पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं या कोई टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं जिसका बच्चा घर में यूज कर सकता है, तो उसको महत्व देना चाहिए। रेदर देन बच्चे को इतिहास पढ़ा रहे हैं आप, उस इतिहास का कोई यूज नहीं है उसकी लाइफ में। हाँ, उसकी जो मोरल वैल्यूज हैं, उसके जो अपने नैतिक विकास की जो शिक्षा है, उसके लिए तो ये अनिवार्य है इतिहास, परंतु उत्पादकता के भौतिक उत्पादकता की दृष्टि से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। इट शुड बी इट शुड इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद थियोरेटिकल नॉलेज। तो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारात्मक ज्ञान भी इनको होना चाहिए। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अब जो अध्ययन है वो कैसे हो, तो देखिए, हिंदी हैज बीन टेकन एज द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज हिंदी इज कंपलसरी। किसी भी सरकारी सेवा के लिए हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाए। अब जिनको सरकारी सेवा में आना होगा, और क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकांश जो वर्ग है वो सर्विस क्लास है, तो वो गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करता है, तो इस बहाने हिंदी सीख भी लेगा। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को कंपलसरी कर देना चाहिए। संस्कृत इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ थर्ड लैंग्वेज विच इज ऑप्शनल। संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में सम्मिलित किया जाए, लेकिन ये वैकल्पिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 भाषाओं का इन्होंने जिक्र किया है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का। तो ये भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। पाठ्य पुस्तकों का जो चयन है वो बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। देयर शुड बी अ कमिटी फॉर सिलेक्शन एंड रिफॉर्म। और इस प्रकार की पुस्तकों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। There should be a definite standard of printing, sorry, for printing cover and front page of the book। और किसी भी पुस्तक की मुद्रण, प्रिंटिंग, उसके कवर पेज के लिए और उसके फ्रंट पेज के लिए विशेष मानकों का चयन होना चाहिए। There should be no such book which spread hatred, एनिमिटी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, रिलीजन और सोशल कस्टम। ऐसी किसी भी पुस्तक का मुद्रण नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी किताब जो है वो विद्यालयों में नहीं चलाई जानी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर किसी दूसरे समुदाय के प्रति घृणा और नफरत, या किसी धर्म या फिर किसी भी सामाजिक जो हमारी रीतियां हैं उनके खिलाफ कोई नफरत या कहें कि घृणा के भाव उत्पन्न हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसी पुस्तकों को नहीं चलाया जाना चाहिए। देयर शुड बी मोर देन वन टेक्स्ट बुक फॉर अ सब्जेक्ट। किसी भी एक विषय के लिए एक से अधिक पुस्तकों का होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ सिफारिशें थी जो हमने डिस्कस की मुद्रालय आयोग के संबंध में। इसके बाद हमारा जो मेन कोठारी आयोग है ये हमने पढ़ना है। तो कल की क्लास में ही हम कोठारी आयोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक दिन में एक ही आयोग पढ़ें और उसको अच्छे से समझ लें। तो ये वीडियो एक बार देखने पर आपको सारा कुछ क्लियर नहीं होगा, तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं, और विशेषकर जो कुछ विशेष एरियाज हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो डिस्कस मैंने किए हैं, उन पर आप, अगर आपको लग रहा है कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो प्रश्न मुझसे पूछ भी लीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। फिर कल की क्लास में हम कोठारी आयोग पढ़ेंगे। ओके।